साथियों, द कुश वॉइस में आज आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं सुनील कश्यप जी। सुनील कश्यप कई पत्रिकाओं में, कई चैनलों में काम कर चुके हैं, जर्नलिस्ट हैं आप, और ग्राउंड की आपको बहुत समझ है, और खासकर जातीय समीकरणों पे। तो आज ठंड बहुत ज़्यादा है, तो चाय पे चर्चा में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं सुनील जी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अभी जो जातीय गणित बन रहा है उसमें राम मंदिर का मामला हुआ, आपने देखा कि एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश की गई, और उसके तुरंत बाद कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे देना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो है कि राम मंदिर एक बहुत पुराना आंदोलन रहा है, और भाजपा ने, विश्व हिंदू परिषद ने, जनसंघ ने, और यहाँ तक कि आरएसएस ने इस आंदोलन को बहुत लंबा चलाया है। और ये भी है कि वो कई बार कोशिश करते हैं कि अयोध्या एक ऐसा धार्मिक स्थल बने हिंदुओं का, जो कि पूरी दुनिया के हिंदू वहाँ पे आए और वो सारी चीज़ें करें। लेकिन तमाम राजनीतिक दल हैं देश में, तमाम जातियों के राजनीतिक दल हैं, तमाम समाज के अपनी अपनी वॉइसें हैं। उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि जैसे कि आप मान लीजिए कोई सपा का वर्कर हो या कोई बसपा का वर्कर हो, उसकी सिंपैथी हो सकती है, राम से सिंपैथी हो, लेकिन वो वोटर भाजपा का नहीं हो सकता। इसी तरह से हो सकता है कि कोई कांग्रेस का वोटर हो, लेकिन उसकी सिंपैथी राम मंदिर से हो सकती है। तो एक तो ये बात है कि राम मंदिर के साथ में जो उनका वोट परसेंटेज था एक टाइम पे, जिसको हम 89 के दौरान देखते हैं, हिंदू उस वेब में देखते हैं 91 में, उनका जो पूरा का पूरा 89 में था वो 9% के आसपास माना गया था कि हिंदू, और आज भी कमोबेश वो उतना ही वोट परसेंटेज है। उसके लिए फिर आपको एक जातीय समीकरण चाहिए, एक सोशल इंजीनियरिंग चाहिए, जिसको उन्होंने कई बार कर्पूरी ठाकुर से सीखा और कई बार मान्यवर कांशीराम साहब से सीखा है, और उसी सोशल इंजीनियरिंग पे वो काम कर रहे हैं, और उसी के तहत उन्होंने जो है कर्पूरी साहब को भारत रत्न दिया। नहीं, इसको पॉलिटिकल रूप से आप कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने को कैसे देखते हैं? इसका कितना प्रभाव होने वाला है? देखिए, होता क्या है कि जैसे आप एक उदाहरण के तौर पे लीजिए, हमेशा जनसंघ ने भी और भाजपा ने भी अपनी विश्वास बहाली के लिए कुछ ऐसे लोगों को लिया है अपने साथ में, जिससे कि जनता में, उनके जनमानस में विश्वास बहाली हो पार्टी की आइडियोलॉजी की। सरदार पटेल को जब कांग्रेस ने छोड़ दिया तो पूरी तरह से भाजपा ने लिया। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे देखेंगे तो विवेकानंद और भगत सिंह को देखेंगे तो उनकी को देखेंगे। उसी तरीके से अब इनके पास में एक नया जो है पोस्टर पे जो है एक और नायक आ गया है, वो है कर्पूरी ठाकुर। और कर्पूरी ठाकुर क्योंकि अति पिछड़ों की आवाज है, और उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन को लागू करके जब अति पिछड़ों का आरक्षण को बांटा उन्होंने, तो उससे क्या है कि उनका सबसे बड़ा काम तो वही था, आरक्षण के अंदर पिछड़े में पिछड़े का बंटवारा। उनका सबसे बड़ा काम तो वही था कि पिछड़ा और अति पिछड़ा को अलग किया। उन्होंने सारी किसान जातियों को और नॉन किसान जातियों को अलग किया, जो कारीगर हुनरमंद लोग थे, शिल्पकार लोग थे, उनको अलग किया। तो और ये एक चीज भी है, क्योंकि अभी आप देखिए कि जो बिहार की जातीय सर्वे आया है, तो उसका सबसे बड़ा नंबर तो अति पिछड़ों का आया, 36% उनका नंबर है, तो सबसे बड़ा नंबर वो है। और कमोबेश देश की भी यही स्थिति है कि देश में भी वो सबसे बड़ा नंबर अति पिछड़े ज्यादा है, अति पिछड़े ज्यादा है। और लेकिन वो क्या है कि वो वॉइसलेस है, और उसका अभी तक उनका जो नुमाइंदगी है वो पिछड़ा समाज कहीं ना कहीं उस पूरे स्पेस पे क्लेम कर देता है। इसकी वजह रही है, आप देखिएगा शुरू से कांग्रेस के खिलाफ में जब सोशलिस्ट पार्टियों के मूवमेंट खड़े हो रहे हैं, अगर हम कर्पूरी ठाकुर साहब को छोड़ दें तो आप जितने नाम पाएंगे तो अपर ओबीसी के पाएंगे। आप लालू प्रसाद यादव हो, शरद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, उसके बाद में और भी जितने लोग हैं, चौधरी चरण सिंह हो, वो जितने भी आप पाएंगे आप अपर। अभी आपने लालू प्रसाद यादव जी का नाम लिया, तो लालू प्रसाद यादव जी और कर्पूरी ठाकुर जी, इन दोनों के रिश्ते को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब से कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की घोषणा हुई है, लालू प्रसाद यादव जी निरंतर, तेजस्वी यादव जी निरंतर ये क्लेम कर रहे हैं कि वो हमसे डरकर, हमने कहा था कि भारत रत्न दीजिए, कि इस वजह से उनको भारत रत्न दिया गया। तो इसमें क्या नीयत साफ है?
अगर बात करेंगे आप लालू जी की, तो शायद लालू जी की जो अब वो क्लेम कर रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि वो मेरे राजनीतिक गुरु थे, तो मुझे नहीं लगता कि वैसा रहा होगा। क्योंकि लालू जी हमेशा, उनको कई जगह लिखा हुआ, कई जगह मेंशन है, उन्होंने उनको कपटी ठाकुर कहा है। अब तो वो मुकर रहे हैं कि हमने कपटी ठाकुर नहीं कहा, लेकिन वो कई जगह है, वो कई खबरों में है कि लालू को कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर कहा है। ऐसी अभद्र भाषा शायद उन्होंने रामविलास पासवान जी के लिए भी, उनके लिए भी जो है काला बिलार या कुछ उस तरह की बातचीत उन्होंने बोली है। मतलब उसको लेके वो बोला। एक और भी चीज है, इससे बात से समझिए कि लालू हमेशा जिस समाज की नुमाइंदगी करते थे कर्पूरी साहब, उसको हमेशा पचपौनिया बोलते थे। उसको थोड़ी सी व्याख्या। पचपौनिया, आप कभी आपने लड्डू बनाते हुए लोग देखे हैं? हाँ। वो जो डालते हैं उसमें बेसन डालकर जो उसको करते हैं, उसको उस जो वो टूल्स है उसको पचपौनिया बोलते हैं। ओ, कि वो एक टूल की तरह उनको जो है कि ये लेते थे लालू, और इसको उन्होंने कई भाषणों में बोला है। और दरअसल जैसे क्या होता है कि जितनी भी किसान जातियाँ है, आप उनको पाएंगे कि दरअसल ये एक जजमानी सिस्टम में एक रिश्ता पाएंगे कि राजा प्रजा का कॉन्सेप्ट। असलियत में सारी किसान जातियों पे जितने भी कारीगर, हुनरमंद, शिल्पकार, आपके निषाद, जो मछली से जुड़े हुए, पानी से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे के सारे उन पे निर्भर होते थे। वो उनके जजमान होते थे। और आपको उनको खाने के लिए साल भर में एक बार फसल आना देना है। तो उनको ये लगता था कि हमसे बेहतर इनका कौन सोच सकता है। यानी कि वो सामंती जो मानसिकता है वो आपको इन पूरी की तो लालू प्रसाद यादव जी जो कपटी ठाकुर बोले, या फिर जो आपने वर्ड प्रयोग किया पचपौनिया, तो इसका मतलब है कि वो एक सामंती मानसिकता ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि एक नाई समाज से आने वाला व्यक्ति राजनीति में मेरे से बड़े पद पर कैसे हो सकता है। तो वो तो उनसे पहले थे। हाँ। राजनीतिक पद पे तो उनसे पहले थे, और उनकी कई सारी चीजें थी। हालांकि लोग बाग तो वो एक किस्सा और मेंशन करते हैं, कई बार कई अखबारों में वो भी मेंशन है कि एक बार उनकी तबीयत खराब थी और उसके लिए जीप लेनी थी, और लालू जी ने मना कर दिया था कि पेट्रोल नहीं है, तो गाड़ी इनको नहीं दी थी। तो वो कई तरह की ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें हैं। जबकि कर्पूरी ठाकुर जी को एक सादगी के लिए जाना जाता है। देखिए, वो समाजवादी नेता थे, और आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश लोहिया के साथ उनकी निर्मित हुई थी। एक व्यक्ति जिसकी सादगी की कहानियां और किस्से पूरे देश में प्रचलित हों कि जब वो मुख्यमंत्री से हटे तो उन पर खुद का घर भी नहीं था, उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, तो गाड़ी जीप तो कहाँ होनी थी। और उस व्यक्ति को जब वो बीमार है, ऐसे समय में भी लालू प्रसाद यादव जी ने गाड़ी ना देना, और उसके बाद आज गुरु बता देना। अब दरअसल क्या है कि ये बात तो अब तय हो गई है कि वोट किस समाज के पास है। हाँ, फिर ये जाति जनगणना ने भी तय कर दिया, जाति सर्वे ने भी ये तय कर दिया कि वोट किसके पास है। और वो सारे के सारे समाज कर्पूरी साहब को अपना नायक मानते हैं। वो मानते स्वीकार्यता है कर्पूरी ठाकुर के अति पिछड़ा समाज पूरे के पूरे, और पूरे देश में, बिहार से बाहर अब है, बाहर भी जाएंगे तो मतलब अब ऐसा नहीं कि वो बिहार तक ही सीमित, तो बिहार के बियॉन्ड पॉलिटिक्स में भी वो एक आदर्शवादी नेता थे। और इसी बात को नरेंद्र मोदी जानता है, इस बात को अमित शाह जानता है, इस बात को कि कर्पूरी के मायने क्या है। तब उन्होंने कर्पूरी पे इतने बड़े कार्यक्रम लिए, फंक्शन लिए, और भारत रत्न दिया उनको जो है। हाँ, क्योंकि जैसे इसके ऊपर कई लोगों ने भी सवाल उठाए हैं, और मैंने भी इसके ऊपर एक, मेरे मन में भी सवाल था कि जैसे लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम लगातार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे, जिससे बीजेपी ने घबरा के उन्हें भारत रत्न दिया, और वो तो मेरे गुरु थे। तो 2004 से लेकर 2014 तक तो यूपीए की सरकार रही है, जिसमें एक अहम चेहरा लालू प्रसाद यादव होते थे, रेल मंत्री तक का पद रहा। उससे भी अगर हम पहले बात करें कि लालू प्रसाद यादव, भाई आप 89 की सरकार में हैं, आप वीपी सिंह के साथ में, फिर आप चंद्रशेखर के साथ भी हैं।
हाँ। फिर आप उसके बाद में जो है देवगौड़ा साहब के साथ है, फिर यूपीए की इंदु सरकार में, गुजराल यूपीए की सरकार में तो इन्हें संकट मोचक कहा जाता हाँ, था, यानी कि इतने 2004 से 9 तक वाली सरकार इतने में। मजबूत थे ये। हाँ। तो तब क्यों नहीं इन्होंने भारत रत्न हाँ, दिया? तब उस समय भी आप कर सकते थे, या उस समय आप सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों को आप उनको दे रहे थे आप भारत रत्न। भारत रत्न तो जा रहा था। अभी जो आपकी आज की जो परिस्थिति है उसमें मैं सुनील भाई आपसे जानना चाहूंगा कि जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, क्या लालू प्रसाद यादव जी का ये क्लेम कि भाई हमारी वजह से दिया गया, या फिर बीजेपी का ये क्लेम कि हमने दिया, इन दोनों में से राजनीतिक रूप से किसको फायदा होने जा रहा है? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, इस देश में बीजेपी ने और जनसंघ ने एक पॉलिटिक्स की है कि उन्होंने उन लोगों को हमेशा लिया है जिनको ये तो कांग्रेस रिज्यूम में गायब किया गया, जिनको सोशलिस्ट रिज्यूम में गायब किया गया। आप देखिएगा बाद के भी, जैसे जनता पार्टी के बहुत सारे लोग भाजपा आ गए थे, बहुत सारे लोग, उनमें जैसे कि ठीक है आज बहुत बड़ी वॉइस बन के सतपाल मलिक है, कुमदेव नारायण है, ऐसे ऐसे लोग मतलब जो है जो सोशलिस्ट धड़े के लोग थे वो आए और वो जो है वो बीजेपी में आए बाद में, और बीजेपी के सांसद हुए, बीजेपी के तमाम पदों पे रहे, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जॉर्ज फर्नांडिस भी तो एक बड़ा नहीं, इसमें तो अगर हम देखें, अगर हम ये बात करें तो देखिए वो पूरा का पूरा जॉर्ज साहब तो समता पार्टी पूरी उनके अलायंस में रही है, एनडीए के में रहे, रक्षा मंत्री रहे, नागरिक उड्डयन मंत्री आपके शरद यादव रहे, शरद यादव रहे, एनडीए के संयोजक रहे, एनडीए के संयोजक भी रहे, सारे के सारे रहे, और समाजवादियों का एक बड़ा धड़ा रहा है, बहुत सारे लोग रहे हैं इस तरीके के, और भी बहुत सारे ऐसे लोग जैसे कई सारे लोगों को मतलब भाजपा में। और ये था कि जैसे क्या होता कि इनकी समाज में स्वीकार्यता थी और जनता में विश्वास बहाली थी, बीजेपी को वो चाहिए थी, विश्वास बहाली, वो स्वीकार्यता चाहिए थी, उसके लिए उनको वो चाहिए था। और आज भी जैसे कि आज इस पूरे रिज्यूम से आप देखिए कर्पूरी साहब किस तरह गायब थे। हाँ बिल्कुल, कुछ भी उस तरीके अगर से आप पिछले 2-3 साल में जाने के, मैं सॉरी बीच में आपको टोक रहा हूँ कि सामाजिक न्याय के मसीहा के तौर पे यदि बिहार में किसी को बनाया जा रहा है तो लालू प्रसाद यादव को बनाया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर के नाम को तो हर जगह दबा दिया गया है बिल्कुल, कि भैया एक व्यक्ति बिहार में यदि सामाजिक न्याय की आप बात करेंगे कि कौन इसका बड़ा चेहरा है, गरीबों का मसीहा, जिसको मूक नायक बनाने की कोशिश की गई, तो वो लालू प्रसाद यादव को बोला जाता है। कर्पूरी ठाकुर को तो पूरे इस चर्चा में कहीं आने ही नहीं दिया गया। देखिए कर्पूरी साहब एक बात कहते थे, कर्पूरी साहब एक बात ये कहते थे कि मैं जिस समाज की वकालत कर रहा हूँ वो मनहीन है, वो तनहीन है, वो धनहीन है। आप समझिए कि कर्पूरी साहब जो समाज मन से ही नहीं खड़ा हो पाया है, उसकी आवाज को कैसे आ जाएगी बाहर, कैसे उसकी आवाज जाएगी। और फिर वो कह रहे तनहीन है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इस पूरी की पूरी अति पिछड़ी समाज का, अति पिछड़ी सोसाइटी का, कि वो कैसी होगी और किस तरह की होगी। आज भी आप, मैं कहता हूं कि जैसे अभी एक उदाहरण आप बड़ा ले लीजिए, अभी धनखड़ साहब के साथ में एक मिमिक्री हुई और उनको सदन में खड़े होकर बोलने पड़ा कि ये मेरे समाज के खिलाफ है। तो इस पूरी की पूरी सोसाइटी में, यहाँ पे आप समझ जाइए, सोसाइटी में जिसको डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि ये डिप्रेस्ड क्लास है, यानी कि तनाव में आई हुई सोसाइटी है, तनाव में आया हुआ समाज है, जिस पे इतनी सारी कहावतें बनी हैं। जब कर्पूरी साहब मुंगेरी लाल की जो है रिपोर्ट को लागू कर रहे थे और आरक्षण का डिवीजन कर रहे थे, उस समय सदन में कहा गया कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब आप सोचिए कि मुंगेरी लाल के हसीन सपनों पे कितने चुटकुले बने हैं, और ये वहीं से आया है कि ज्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं होगी। सभी लोग कहीं ना कहीं इस कहावत का प्रयोग करते ही हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो आज सुनील भाई ने बताया कि ये कहां से और किस तरीके से एक सामंती और जातिवादी मानसिकता से ये कहावत निकल कर आई है, जिसका गाये बगाए हम सब लोग प्रयोग कर ही देते हैं। तो उस समय कहा गया, कर्पूरी साहब को कितनी गालियां नारों में दी गई। हाँ, कि जाके वो मैं कई सारे नारे आपको बता सकता हूँ। वो था कि जो है कर कर्पूरी कर पूरा, छोड़ गद्दी धर अस्तुरा। ये क्या था? ये सब चीजें झेली, ये पूरा अपमान क्या है? ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरिया की माँ भी आई। ये सारा बिहार में उस समय नारा लग रहा था, BA MA पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे। ये इस तरह की बातचीत
कहाँ से आई? ये और नारे लगाने वाले यहाँ तक कि जो है जगजीवन राम साहब को लेके, हाँ उनको उनको लेके कि दिल्ली से चमड़ा भेजे संदेश, बाल बनाए कर्पूरी और भैंस चराए राम नरेश। ये जो चीज है, ये जो सोसाइटी के प्रति हिकारत है, ये जो समाज के प्रति हिकारत है, लीडरशिप के प्रति हिकारत, कि आप उस पोजीशन पे भी जाके आपके साथ में किस तरीके, खासकर ये जो अति पिछड़ा है और दलित कम्युनिटी है, ये ज्यादातर इनको झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये मान्यवर साहब इनके बारे में कहते थे कि शोषित और सह शोषित, हाँ उन्होंने इस पे काम किया कि इसमें अगर आप देखेंगे अति पिछड़े, तो सवर्ण है और जो पिछड़ा वर्ग है वो तो कहीं ना कहीं जातिवादी मुहावरों के साथ कंफर्टेबल महसूस करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहावत सुनेंगे, आप सुनिए ना, गंगू तेली। हाँ, गंगू नरेंद्र मोदी जी की कम्युनिटी, तेली कम्युनिटी से आप सुबह उसको मुंह नहीं देखना चाह रहे हैं, आप वो सारी चीजें करना चाह रहे हैं। या उस समय में बहुत सारे चीजें थी कि 35 बुद्धि नाई की 36वीं किसकी, क्योंकि 36 बिरादरी होती है। तो आपने उसे हमेशा, या आप याद करिए ना शोले फिल्म का वो नाई का जो सीन करते हैं कि वो हमेशा जासूसी दिखाए जाते हैं कि गांव में ये समाज जासूसी करता होगा, ये करता होगा, वो करता होगा, चुगलखोर टाइप। तो ये इसके प्रति जो हिकारत समाज के प्रति, जो इन सारी कम्युनिटी के प्रति, सबके प्रति उसे, कि आप वेस्ट यूपी हरियाणा में जाए तो कमेंट कांदू बोल देना, मतलब वो शब्दों का इस्तेमाल। अब वो समाज उठेगा कैसे? उस समाज की फिर पॉलिटिकली वॉइस कैसे आएगी? अभी तक तो वो समाज बूथ पे आना शुरू भी नहीं होता। उसकी थोड़ी मेहनत की कांसीराम साहब ने, थोड़ी मेहनत की कर्पूरी साहब ने, जिसे बूथ इसी में मैं एक चीज लाइन ऐड करना चाहूंगा कि जब बीएसपी सुप्रीमो बहन जी जो मुख्यमंत्री थी, तब जो नरेश टिकैत का एक बयान रहा हो, या फिर शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव जी के, इनके जो बयान उनके प्रति रहे, या फिर और भी जो अति पिछड़ा समाज के नेता थे, उनको कभी समान दृष्टि से नहीं देखा गया। हाँ, वो जो यादव नहीं होते थे। नहीं, ये तो देखिए कर्पूरी साहब को कहना पड़ा था लास्ट टाइम, उनको कहा उन्होंने कि अगर मैं यादव होता तो मेरे साथ ये नहीं होता। ये उनकी वर्डिंग है कि मैं यादव नहीं होता, मैं यदि यादव होता तो मेरे साथ ये नहीं होता। तो आज भी तो वही है, बिहार में यदि सामाजिक न्याय का, जब वो आजादी के मूवमेंट में जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। अभी आप ये देखिए, मुलायम सिंह यादव जी के इतने ज्यादा बीजेपी के साथ डिफरेंसेस रहे, कार सेवकों पे गोलियां तक चलाई गई, जिसके लिए बीजेपी उनको मानती है, दोषी मानती है, कि भी हिंदू द्रोही मानती है, 10 प्रकार की चीजें रही। लेकिन उनके मृत्यु के तुरंत बाद उनको पद्मश्री से सम्मानित कर दिया गया, पद्म विभूषण शायद सम्मानित कर दिया गया। लालू प्रसाद यादव जी के को भी आज हर पार्टी में सम्मान मिलता है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी को मैं ये मानता हूं कि बहुत लोग जो सामाजिक न्याय या सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में जुड़े हुए हैं, आज राजनीति, उन्होंने भी कर्पूरी ठाकुर के बारे में नहीं सुना। दरअसल एक हमारे देश में एक तो यदि ये कहना कि वो यादव होते, तो यादव होने से आपको प्रिविलेज तो मिलता है। देखिए, जिनके पास जमीन है, हाँ, और जिनके पास जमीन नहीं है, आप इससे चीजों का पता चल जाता है कि किस समाज की क्या हैसियत है। आप कभी गांव जाइए तो गांव में उन लोगों को कहा जाए कि फलाने लोगों का गांव है जिनके पास जमीन है। जो जमीन वाली कास्टें नहीं होती उनका गांव नहीं, कि ये यादवों का गांव है, ये जाटों का गांव है, ये ठाकुरों का गांव है, ये गुजरों का, ये त्यागी का गांव है। हाँ, किसी गांव को ये नहीं कहा जाता कि भैया दलितों का गांव है, या तो पिछड़े किसी उनके नंबर ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, जबकि बस जमीन कि भाई ये सामंत ये है, तो गांव उन्हीं का बचता है, गांव उन्हीं का बोलता है, जिनके पास जमीन है, जो सामंती है। ये चीजें। चलिए सुनील भाई, दोबारा से थोड़ा राजनीति की बातचीत पे आते हैं। तो इसका बेनिफिट बिहार में या सामाजिक रूप से किसको मिलने वाला है? देखिए, ये तो जाहिर सी तौर बात है कि इतना बड़ा सम्मान कर्पूरी साहब को बीजेपी ने दिया है, तो उसका सम्मान जो है बीजेपी को ही भी मिलेगा। और बीजेपी इन जातियों के अंदर और भी बहुत सारे काम कर रही है। अति पिछड़ों में पक्के घर देना, राशन का मामला है, जो 5 किलो राशन मिल रहा है वो है, शौचालय है, उज्ज्वला योजना, इस तरह की जो योजनाएं भी जा रही है वो उन तक जा रही है।
अब उनके बीच में बहुत सारे लोग बिचौलवा नहीं है, जो पहले बहुत सारे काम करने के लिए उन्हें होता था, जाति और आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो बहुत सारी दिक्कतें झेलनी होती थी, वो ऐसी दिक्कतें उनको नहीं झेलनी पड़ती। तो ये सारे सेंटिमेंट और वो भी चीजें, वो दोनों मिलकर बीजेपी को काफी इस मामले में मदद करेगी। मतलब वो जो है एक लंबी योजनाओं के तहत, यानी कि अति पिछड़ों में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने एक लंबी योजना तैयार की है, और जिसमें कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना एक बड़ा संदेश दिया है, राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, कि उस समाज में जिसको कर्पूरी ठाकुर आपकी भाषा में जो आपने प्रयोग किया कि तनहीन, मनहीन, धनहीन समाज है, उसको साथ लाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई, आपने ये पूरा गणित हम लोगों को समझाया, अच्छे से समझाया, और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, किसके प्रयासों से मिला, या कि क्या सोच इसके पीछे है, और कर्पूरी ठाकुर जी को क्या क्या अपमान झेलना पड़ा, किस तरीके से उनके मन की पीड़ा उनके शब्दों में निकल कर आती थी, कैसे कैसे मुहावरों के द्वारा उनको गालियां दी गई। यह सब भी एक समाज के रूप में आप सब लोग जो सुन रहे हैं इसको, उनके लिए भी एक शर्मिंदगी का विषय है कि आज भी एक जिसको हमने भारत रत्न दिया, उनको कितनी पीड़ा अपने जीते जी झेलने पड़ी थी। चलिए दोस्तों, द कुश वॉइस ऐसे ही आगे भी हम लोग चर्चा का स्तर बढ़ाते रहेंगे। जल्दी दोबारा आपसे जुड़ते हैं।